24,000 शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जी हां, बड़ी बहस इसी पर है आज। और आपको बता दें, एक बार फिर पिछले 24 घंटे से देश में पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा छिड़ गई है। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले अचानक बंगाल की सियासत देश के सेंटर में है और इसकी वजह है शिक्षक भर्ती घोटाला। तो बड़ी खबर है, बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में शिक्षक भर्ती घोटाला सियासत की वजह बन गया है। असल में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी। फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में घोटाला किसी का और सजा सभी को मिल गई। तो सवाल यही है कि अब 24,000 शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ेगा? आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सियासत अब गरमा गई है, सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने कहा, जहां लड़ाई करनी होगी करेंगे। बीजेपी ने पूछा, 24,000 परिवारों का अब क्या होगा? और हाईकोर्ट का आदेश ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे चरण की वोटिंग में बस 3 दिन बचे हैं। फैसले का सियासी असर ममता बनर्जी भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने पूरे मामले में आए फैसले पर ही सवाल उठा दिए और बीजेपी का घेराव किया। सुनिए क्या कहा। বোমা ফাটাবেন, বোমা কি বোমা? না তো 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। একজনকে দেখলেন না বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল, তার অর্ডার ছিল এটা। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একদম স্যাটিসফাইড করে দিয়েছিল, দিয়ে বলেছিল নতুন ডিভিশন বেঞ্চ করে আলোচনা হোক। আরে কাকে নিয়ে করবেন নতুন ডিভিশন বেঞ্চ? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন। तो जहां जरूरत होगी वहां लड़ाई लड़ी जाएगी, ममता बनर्जी ये कह रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को भी जल्दी से समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आखिरकार क्या है और बीजेपी टीएमसी के आरोप इस पूरे मसले को लेकर एक दूसरे पर क्या है। तो बंगाल में घोटाला किसी का, सजा किसी और को, ये बड़ा सवाल TV9 भारतवर्ष भी पूछ रहा है। देखिए, 24,640 लोगों की नौकरी रद्द हो गई है, बड़ा सवाल। 24,000 शिक्षकों की लड़ाई अब कौन लड़ेगा? हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्याज समेत वेतन लौटाने होंगे। ये कोर्ट का बड़ा आदेश भी सामने आया और उसी के तहत ये भी कि अब वेतन लौटाने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया। ये वक्त जो है सीमित वक्त दे दिया गया इन लोगों को। सीबीआई जांच जारी रहेगी इस दौरान, ये भी साफ कर दिया गया इस पूरे मसले में। 2016 का एसएससी पैनल जो है उसे भी रद्द कर दिया गया। और अब देखिए टीएमसी और बीजेपी क्या कह रही है। टीएमसी कह रही है कि उम्मीद बनाए रखें और जिस तरीके से सीएम का ये बयान सामने आया है वो जनता के बीच यही बात कह रही है कि अभी भी कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं, जबकि बीजेपी साफ तौर पर अब ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टीएमसी का रुख तो बीजेपी का रुख है। 24,000 परिवारों का अब आखिरकार क्या होगा? ऐसे में एक बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर उनका हम रुख करेंगे। प्रियंका चिब्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी है। डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के और गोपाल शुक्ला नेता है सीपीएम के। मानव जी, अब इन दिलासों का क्या फायदा जब सिस्टम में भ्रष्टाचार हुआ और इतने सारे लोगों का भविष्य अब अधर में लटक गया है, तो ये दिलासा किस काम का? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है और आज हनुमान जयंती है, इसको लेके पूरे देश को जय श्री हनुमान। बहरहाल आज जो देखा जा रहा है, एक गाना था अमिताभ बच्चन जी ने गाया था, एक पिक्चर आई थी अंधा कानून। ये अंधा कानून है और ठीक उसी तरीके से कल जो जजमेंट हुआ है वो अंधे कानून को दर्शाता है। वो दिखाता है कि कितने क्रूर शासक इस देश में आ गए। सर, आपका बयान ये दर्शाता है कि आपको कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है, बहुत सही पकड़ा है। और ये काला चश्मा भी उसी को दर्शा रहा है। बहरहाल लेकिन जो बंगाल है, बंगाल में एक नेत्री है ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला था। आज सीबीआई ने बोला था कि भाई 5,000 जो रिक्रूटमेंट हुई है उनके ऊपर उनको संदेह था, उसी के ऊपर उन्होंने चार्जशीट करी, वही चल रहा था। लेकिन 5,000 छोड़ उन्होंने 19,640 लोगों को, जिस तरीके से अभिजीत गांगुली ने जो जजमेंट दिया था, आज वो डिवीजन बेंच ने भी वही काम किया। किस लिए किया? शुभेंदु अधिकारी ने 3 दिन क्या सर, जब ये प्रक्रिया हो रही थी, शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया इतने साल पहले चल रही थी, तब भी क्या चश्मा लगाया था?
नहीं देखिए मैडम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अंधा कानून तो हूं नहीं, मैं कानून तो हूं नहीं, मैं तो जनता हूं, नागरिक हूं, और आज एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूं, पॉलिटिकल पार्टी को सक्रिय भूमिका निभाता हूं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अंधा हो जाऊं। आज आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से पूरे देश को बताइए, जब सीबीआई ने 5000 रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन करी, तो बाकी 19,640 लोगों को निकालने का कौन सा निर्मम काम इन्होंने कुल किया? मिलाकर आप कोर्ट के फैसले को तो सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार हो रहा था उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। प्रियंका जी, मैडम पूरा देश जागरूक है। जवाब भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, पीठ पे वार करेंगे। मानव जी, इस डिबेट पे कुछ और गेस्ट भी आए हैं, उनका रुख भी जानना जरूरी है। मानव जी, लेट अस स्पीक। प्रियंका जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है ये सरकार, जिसने अपनी भूमिका जो है वो सरकार के रूप में नहीं निभाई। प्रियंका, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। गोपाल शुक्ला जी, आप अपनी बात रखिए। प्रियंका आपके पास जल्द वापस आती हूँ। हो जाएगा सुरभि जी, हाँ? क्योंकि ये लोग झूठे हैं। सर, टेक्निकल फॉल्ट को भी अगर आपने इसी आड़ में लेना है तो आप अपने झूठ की बातें भी कोर्ट के सामने रख देते, जब आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे। लंबी 5 साल से चली आ रही प्रक्रिया के दौरान भी आप वो तथ्य नहीं रख पाए अगर ये घोटाला था तो। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जब सीबीआई ने 5000 लोगों को चिन्हित किया है, तो अब 19,500 एक्स्ट्रा लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? चलिए एक एक करके। गोपाल शुक्ला जी अपनी बात कहिए। प्रियंका, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। गोपाल जी बताइए। जिम्मेदार देश की और राज्य की दोनों सरकारें हैं। 25,000 से ज्यादा लोग जो इस भ्रष्टाचार के कांड में हाईकोर्ट के जरिए जिनकी पैनल को रद्द किया गया, जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो इन भ्रष्टाचारियों को पालने का काम केंद्र की सरकार कर रही थी। आप बताइए, आज दिल्ली में 100 करोड़ के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है, और यहाँ बंगाल में ऐसी हालत है कि यहाँ पर एक एक काउंसिलर, एक एक कॉर्पोरेटर जो है वो सैकड़ों करोड़ों का घोटाला करके बैठे हुए हैं। हजारों लाखों करोड़ का घोटाला यहाँ की राज्य सरकार कर रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी और केंद्रीय एजेंसियां जो है इनको खुली छूट देके रखे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट है। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का काम है भाजपा के लोगों को नेता सप्लाई करना। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी वहीं से आते हैं। अभी अर्जुन सिंह जो लोकसभा में भाजपा, मैं माफी के साथ आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो मैं चाहूंगी सभी मेहमान एक एक बार बोल लें ताकि हम फिर बाद में सवाल करते रहें। प्रियंका जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 26,000 जो टीचर्स हैं या शिक्षक हैं, उनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है पश्चिम बंगाल की ये सरकार, उनकी नीतियां। क्योंकि यहाँ नीति क्या है? भ्रष्टाचार को छोड़ करके ये और किसी नीति पर चलते नहीं। कट मनी इनका कल्चर है जो कि अनिवार्य है प्रत्येक मंत्रालय में या विभाग में। इसी चक्कर में ये सब कुछ हुआ है, और आज इसकी भरपाई जो है वो इन टीचरों को चुकानी पड़ रही है। तो ये सरकार जो है भ्रष्टाचार करने के लिए में डिसीजन लेती है। मैं कहती हूँ जिन टीचरों को, शिक्षकों को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हटाया जा रहा है, सबसे पहले तो इस कैबिनेट को रद्द करना चाहिए जिसने ये डिसीजन लिया। ममता बनर्जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज अगर इन बच्चों की ये हालत है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है, जिसने सिंडिकेट बनाया। पार्थो चैटर्जी उन्हीं के मंत्री थे, चोरी उन्होंने की, ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग जो है वो चोरी में लुप्त था। तो फिर क्यों नहीं इस कैबिनेट को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए? ये कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठाती है। बात का मानव जी जवाब भी देना चाहते हैं, और मानव जी इस प्रक्रिया के दौरान ये जब ईडी के मामले में ये लापरवाही, ये अनदेखी, तो वो क्या कहें इसे? पूरा भरोसा है। तो मैं सुरभि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी तो वकील है, काला कोट पहन के वकालत करती हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, तो उनसे बताइए, जब सीबीआई ने 5,000 लोगों को चिन्हित किया था तो कानूनी प्रक्रिया में जज को क्या आ गया, कौन सा ऐसा दिव्य दृष्टि उनको आ गई कि उन्होंने 24,640 लोगों को बर्खास्त कर दिया, उनके पोस्ट को निकाल लिया? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल है, और ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है। जवाब दे रही है प्रियंका। सुना उन्होंने आपका सवाल। मानव जी, प्रियंका को आप की बात का जवाब दे रही है। एक आम इंसान की तरह मुझसे पूछा है तो जगह चाहिए उनको, कहीं मैं इनको समझाती हूँ कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है। देखिए, जब अब लोग या तो ये सुनना नहीं चाहते या ये सिर्फ अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आप किसी मानव जी बात सुनी ना, आपने एक बार उनका जवाब सुन लीजिए ना। सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का भी तो धैर्य रखिए। कुछ लोगों को चिन्हित किया था, इन्होंने कहा सीबीआई ने कुछ लोगों को चिन्हित किया था। देखिए, कुछ नहीं, 5,000 जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके प्रोसेस में एक सैंपल रीडिंग जैसे होती है
उस हिसाब में 5,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 लोगों की जांच नहीं हुई और वो सारे के सारे निर्दोष है या उन्होंने चोरी नहीं की। जैसे इलेक्शन डेटा एक सैंपल डेटा आप लेते हैं और बताते हैं कि 20% लोग ये कह रहे हैं, 25% ये, वो एक डेटा एक सैंपल अच्छा चलिए, ये आप लोगों का ये जो एक दूसरे पर हमला बोलना ये तो जारी रहेगा, लेकिन डॉक्टर मानव यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आपने भले ही कानूनी प्रक्रिया पे पूरे सवाल खड़े कर दिया, लेकिन अब इन 24,000 लोगों के लिए कोई फ्यूचर प्लान है आप लोगों का? क्या होगा इन लोगों का? इनके भी तो घर परिवार है। सुनिए मैडम, सुनिए, पहली बात, हम हर व्यक्ति, हर 24,000 जो रिक्रूटेड हमारे जो सिटीजन रहे, हम उनके साथ हैं, हमारी नेत्री उनके साथ है, हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, पूरा प्राण, बंगाल की सारी जनता उनके साथ है। जो बंगाल विरोधी है, जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के सैनिक हैं, वो देश भर में भ्रष्टाचार करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर हमारा बस चलेगा हम जनता के कोर्ट में फिर गुहार लगाएंगे। सर, साथ तो आप तब भी थे, साथ आप अभी भी हैं, लेकिन अब किस लिहाज से उनके लिए काम करेंगे और किस लिहाज से उनके सामने इस हालात का एक सिचुएशन रखेंगे, इस बात का जवाब आप नहीं दे पाए। क्या रोड मैप है, किस पॉलिसी के तहत, आप बताइए। आपने तो सिर्फ 2021 हुआ था, 2021 में जनता ने क्या जवाब दिया था? आपको जनता का जवाब नहीं सुनने को मिला। देखिए किस तरह का अहंकार, एक फाइनल कमेंट शुक्ला जी। चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, फिर भी अहंकार, चोरी करते हुए जनता के जवाब की बात करते हैं। देखिए, उन्होंने जिन लोगों ने घूस देकर नौकरियां पाई थी, उनके नौकरियों को जी, मैं आप सभी को माफी के साथ इस वक्त रोकना चाहती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस राजस्थान की टोक पे प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई। आज हमारे साथ हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, जिनका बीजेपी के सांसद और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी से सीधा मुकाबला है। क्या है उनकी चुनावी रणनीति? इंडिया एनडीए में टक्कर पर कौन पड़ेगा भारी? इन तमाम मुद्दों पर बात की टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने। वामपंथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर इल्जाम बीजेपी ने लगाए टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने के, जिन पर तमाम तोहमतें लगी, लेकिन वो शानदार वक्ता हैं, भाषण की कला उनकी पूरे देश जानता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जी हाँ, कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपको टिकट मिला है मनोज तिवारी के सामने लड़ने के लिए, क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से?
सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे दिल्ली की जनता का और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं का, और जो इंडिया ग्रुप के सारे पार्टी हैं, सारे दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का, कि महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि जो उम्मीद हमारी पार्टी ने और हमारे लीडरशिप ने हमारे ऊपर दिखाया है, उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, वहाँ के जो लोग हैं, 24 लाख के करीब जो वोटर हैं, और वहाँ पर रहने वाले जो तमाम लोग हैं, सभी जाति और धर्म के लोग, अलग अलग भारत के क्षेत्र से आकर के वहाँ जो बसे हुए लोग हैं, या सदियों से जो वहीं रहते आए हैं, जिनका कहते हैं कि प्राचीन गांव हैं, जो पुराने गांव हैं, उसके जो लोग हैं, सब लोगों के हित को हम सुरक्षित रखें, उनके बीच में आपसी एकता रहे, बंधुत्व रहे, और जो है वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो, जितना मुझे जानकारी मिली है, जितना मैं उस क्षेत्र के बारे में समझता हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो ये महज संयोग ही है कि मैं वहीं जा कर के रहा था। नेहरू बिहार में मैं रहता था। आपको मालूम है कि मैं बिहार से आता हूँ, और बिहार से लोग दिल्ली आते हैं या तो जो है मजदूरी करने का सपना लेकर के आते हैं, या IAS बनने का सपना लेकर के आते हैं। हमारा परिवार तो जो है मजदूरी ही करता था, तो जो है हम भी यहाँ आए थे UPSC के तैयारी के सिलसिले में, और मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार, गांधी बिहार, उन इलाकों में रहना हुआ है, तो उस इलाके से परिचित हैं। तिमारपुर से आपको जो बुराड़ी है, उस इलाके से जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी उस तरफ ही पड़ता है, मलकागंज और बाकी जगह। तो एरिया के बारे में जितना मालूम है, जितना देखा है, मेरा मानना है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी के सांसद वहाँ से हुए, JP जी, और UPA की सरकार थी, वो जिन विकास कार्यों को वहाँ पर लेकर के आए अपने सरकार के माध्यम से, उसके बाद से बतौर सांसद मुझे लगता है कि नंबर तो वो गिनाते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे उस इलाके में एक बड़ी समस्या है कि अगर कोई किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, तो जो मरीज है, अस्पताल पहुंचने से पहले उसके साथ जो है दुखद घटना हो सकती है। तो अच्छे अस्पताल कैसे बने, अच्छा जो स्कूल है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, सड़कें कैसे और दुरुस्त हो, पानी की समस्या कैसे ठीक हो, ट्रैफिक की समस्या कैसे दुरुस्त हो, इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। एक तरफ अगर उन्होंने 10 साल काम किया है तो वो अपना काम गिनाएं कि क्या काम वो किए हैं, और हम जो है अब जनता के बीच में अपना एजेंडा लेकर के जाएंगे कि अगर आप हमको मौका देते हैं, अगर आप अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्या काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दों की लड़ाई है, और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, ये इस बात की लड़ाई। लेकिन सामने जो शख्सियत है, मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता भी हैं, तमाम गाने गाते हैं, और उस इलाके में तमाम भोजपुरी या UP बिहार के लोग भी रहते हैं, उनको लुभाने के लिए वो काफ़ी, उनके पास चीज़ें हैं, वो भजन भी गाते हैं, मोदी जी के लिए भी भजन उन्होंने गाए हैं तमाम, और एक बड़ी शख्सियत है, 2 बार से जीत रहे हैं, और शीला दीक्षित को हराया था उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बड़ी शख्सियत हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी शख्सियत जब वहाँ पर हैं 10 साल से, तो वहाँ की जनता को जो है इसका लाभ मिल रहा होगा, बड़ी शख्सियत के होने का वो लाभ वहाँ उठा रहे होंगे। और मुझे लगता है कि ये बात ना किसी भी इलाके के लिए, चाहे वो दिल्ली हो या भारत का कोई भी इलाका हो, देखिए हमारी सबसे अच्छी बात क्या है ना भारतीय होने की, कि ये विविधताओं वाला देश है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर भाषा के लोग जो है वहाँ पाए जाते हैं। भोजपुरी बोलने वाले भी लोग भी हैं, मैथिली बोलने वाले लोग। वो गाने गाएंगे तो आप क्या करेंगे? गाने गाएं, अच्छी बात है। गाना जो है कोई बुरी बात तो है नहीं, गाना गाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? जनता उनसे प्रभावित होगी। हाँ तो हो, हम तो कहते हैं कि जनता जिससे भी प्रभावित हो, इसमें कोई लोकतंत्र में जो जनता को प्रभावित कर सके, अगर जनता गाने उनका सुन करके प्रभावित हो रही है तो ये खुशी की बात है। 10 साल से तो हो रही, तो ठीक है। तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला मुद्दों का है, गाना गाने का नहीं है। अगर उनके मुद्दे जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है और जनता को लगेगा कि उन्होंने किया है, तो जो है जैसा आप कह रहे हैं जनता फिर उनको मौका देगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जनता को लगता है कि नहीं ये जो है जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, जो है ये क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं करते हैं, तो फिर उसका फैसला जनता लेगी।
हमारे कार्यक्रम में वो आए, उनसे पूछा गया कि आपके सामने कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने उम्मीदवार होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, मैं पहचानता नहीं। हाँ नहीं, हमको क्यों पहचानेंगे? कन्हैया को नहीं पहचानते हैं, कन्हैया को पहचानने की क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि उनको कन्हैया शब्द से भी दिक्कत हो, लेकिन हमको तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम मनोज जी को जानते हैं, और मनोज जी को हम तब से जानते हैं जब वो राजनीति में नहीं थे, या जब राजनीति में आए थे तो भाजपा के विरोध में थे, तो हम उनको जानते हैं, हम बहुत दिन से जानते हैं, उनके बहुत सारे गाने सुने हैं, हम उनको जानते हैं। वो हमको जाने ना जाने, और एक बात, मुझे जान करके क्या मिलेगा उनको? जिसको जान करके उनको कुछ मिलेगा, उसको वो जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका फ़ोटो लगाते हैं, उसका जो है अपने मोबाइल में हो सकता है वॉलपेपर रखे हों, उनकी पूजा करते हों। ये देखिए, ये उनका विचार है, मेरा विचार नहीं है। कोई गाना उनका पसंद है आपको? बहुत सारा गाना है उन्होंने, कोई खास पसंद हो? गाना वो गाए हैं, लिखा उन्होंने नहीं है। वरुण ग्रोवर ने एक गाना लिखा था, आप लोग भी सुने हो, जिया हो बिहार के लाला, उसको वही गाए थे, तो वो गाए थे, गाना उन्होंने लिखा नहीं है। गाने में क्या होता है ना कि एक गाना गाया जाता है, एक गाने को लिखा जाता है, तो उसके बोल भी महत्वपूर्ण होते हैं और आवाज़ भी महत्वपूर्ण होती है, तो वो आवाज़ देते हैं, बोल कोई और देता है। बाकी हो सकता है कि कुछ गाने उन्होंने खुद भी लिखे हों जो बहुत मशहूर हो, वो मुझे याद नहीं है, वो शायद आपको याद हो। अच्छा, एक बात और है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो एक बात कही जा रही है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से पिछली बार लड़े थे, और पिछली बार वो वहाँ से हार गए, और कांग्रेस भी चाहती थी, कन्हैया भी चाहते थे कि बेगूसराय से वो लड़ें, वहाँ से जब टिकट नहीं मिल पाया तो आप दिल्ली आ गए, तो मतलब आपको एक टिकट देना था इसलिए दे दिया गया, ऐसा है क्या? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि आपको मुझसे थोड़ी प्रेम हो तो नहीं पूछ पा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है ना, बाहरी बिहारी आदमी है, बिहारी को अपने ही देश में बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव है ना सर, मोदी जी भी तो बनारस के नहीं है ना, बनारस में तो नहीं पैदा हुए, गुजरात में पैदा हुए। और मैं ऐसे जो है भाजपा के 20 नेताओं का नाम गिना सकता हूँ कि वो जहाँ पैदा हुए वहाँ चुनाव नहीं लड़ते थे। लेकिन मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ कि जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ रहता है, उसकी गलियों से, उसके रास्तों से वो वाकिफ़ होता है, और उसके साथ जो है उसका एक भावनात्मक लगाव होता है और एक कंफर्ट होता है। मैं एक कहानी कई बार लोगों को सुनाता हूँ कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया, बस में चढ़ा, बस में चढ़ते ही कंडक्टर बोला कि बिहारी हो, तो हम खुश हो गए, इसको कैसे पता चल गया कि हम बिहारी हैं? हम बोले कि आपको कैसे पता चला? तो बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों के साथ आप सामंजस्य बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं, रहते हैं, सीखते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं 2009 में दिल्ली आया था, और मनोज जी से पहले जो है उस इलाके में रह रहा हूँ जहाँ से वो सांसद है। नहीं, आप इससे जवाब नहीं दिया। आप क्या पहले आपकी प्राथमिकता बेगूसराय से, बिहार से लड़ने की थी? देखिए, प्राथमिकताएँ राजनीति में व्यक्तिगत नहीं होती है, सामूहिक होती है। व्यक्तिगत जो है ना, जीवन में जो है व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ होंगी, राजनीति तो एक सामूहिक चीज़ है ना, एक जो है पब्लिक अफेयर है, पर्सनल अफेयर तो है नहीं। ये कोई गर्लफ्रेंड चुनने वाली बात नहीं है ना, ये तो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनने की बात है। इसका फैसला कोई व्यक्ति नहीं लेता है, इसका फैसला हमेशा पार्टी लेती है, और पार्टी जो है राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके इसका फैसला देती है। मेरे लिए ये जो है एक जिम्मेवारी है, अवसर नहीं है। जिम्मेवारी है कि पार्टी ने हमारे कंधों पे जिम्मेवारी दी है कि आप इंडिया अलायंस के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाइए, जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त कीजिए, और जो 543 सीट है उसमें से एक सीट अगर हम सुनिश्चित करके लाएंगे तो हम बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करेंगे, तभी तो वो जो 5 न्याय है उसकी गारंटियों को हम लागू कर पाएंगे। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं, जो जानकार हैं सियासत के, खासकर बिहार के, कि कन्हैया में वो हुनर है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि कन्हैया कहीं बिहार में आ गए तो हमारे लिए एक चुनौती बन जाएंगे। हमारा जो है चुनाव नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है, और यहाँ आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है, और आरजेडी इंडिया अलायंस का पार्ट है। अच्छा, एक और सवाल है कि बीजेपी जैसे ही आप आए तो मनोज तिवारी हो या बीजेपी हो, तमाम लोग कहने लगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार आ गए। आखिर ये है क्या मामला टुकड़े टुकड़े गैंग का? वो नारे कहाँ गए? अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे। आपको भी पता, नारे तो आपको भी पता है, इतने दिन से इसकी सफाई एक बार आप दे दीजिए। हम सफाई क्यों देंगे? सफाई तो जो है, जो आरोप लगा रहे हैं वो दें। मेरा सिंपल सा कहना है कि हमारे बारे में जो हमारे विरोधी हैं वो अच्छी बात तो नहीं कहेंगे ना, खराब बात ही कहेंगे ना, अच्छा बात कैसे बोलेंगे? लेकिन जब वो किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो अपना हाथ भी तो गंदा करते हैं ना। जब ये बात वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बताइए 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनसे तो चाइना थर थर काँपता है। जिससे चाइना थर थर काँपता हो, उसके भी साधारण व्यक्ति, 543 सीट पे चुनाव हो रहा है, 2 बार के प्रधानमंत्री, एक साधारण व्यक्ति,
जिसका जो है कोई अदानी जैसा दोस्त नहीं है, एक सिंपल आदमी है ना, और 10 साल से वो सरकार में है, चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है। ये अगर वो आरोप लगाते हैं ना तो वो अपनी ही नाकामी का बयान कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है तो मेरा सिंपल सवाल है, गृह मंत्री कौन है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री कौन है? बीजेपी का। और जब हमने जो है सुना, दूसरे पत्रकार ने मुझे पूछा कि मनोज जी भी कह रहे थे, तो मनोज जी आप क्या कहना चाहते हैं कि जय शाह के पिताजी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब यह बात पार्लियामेंट में पूछी गई, जब इसका आरटीआई करके सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो झूठ बोलने दीजिए, झूठ पे हम क्यों सफाई दें? सफाई तो वो देना कि अगर ऐसा है, ऐसी अगर कोई बात हुई है जिसका वो दावा कर रहे हैं, इसमें अगर कोई भी सच्चाई है तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं वो लोग। उनके उठाने से क्या होता है? मैं शहीद सेना के परिवार से आता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ, और सवाल वो मेरे ऊपर नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? मुझे पुरस्कृत करेंगे क्या? मेरा सिंपल एक सवाल है कि मेरे और भी साथियों पे वो सवाल उठा रहे थे, वो आज जब बीजेपी में चले गए हैं तो वो सवाल का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जो है, जब भी आपको इंटरव्यू दे दें प्रधानमंत्री जी, हालांकि वो आपको देंगे नहीं, जब भी दे दें तो उनसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, एक बड़े प्रोस्पेक्ट में बात करें कि पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है जो बहुत चर्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि ये सवाल पूछ के बार बार प्रधानमंत्री का वो बयान चलाते रहते हैं, क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं उस बयान को बार बार बोलने का? उससे इस देश की जनता का क्या भला होगा? प्रधानमंत्री को तो ये बताना चाहिए ना कि देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, देश में अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ रही है उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है महिलाओं के मंगलसूत्र तक लेके और ज्यादा संख्या वाले जो जिनके ज्यादा बच्चे उनको दे देगी। इसके बारे में वो कहने के लिए उनके पास कुछ भी नया नहीं है। इससे ज़्यादा जो है ख़राब बातें वो कांग्रेस के बारे में बोलते रहते हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस को गाली देने से जो है ना देश के लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। कांग्रेस को गाली देने, कांग्रेस का घोषणा पत्र, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, ये भी कहा उन्होंने। ठीक है, उनको ये भी कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को गाली देने से अगर देश के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो जाए, अगर सड़कें अच्छी हो जाएं, अस्पताल अच्छा हो जाए, कांग्रेस को कितना भी गाली दीजिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि कोविड में लोगों की जान चली गई। कोविड में जो है हजारों किलोमीटर, मैं बिहार से आता हूँ, यहीं से, दिल्ली से, गुड़गांव से पैदल चल के गए लोग, साइकिल पे चढ़ के गए। इसका सवाल का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। कांग्रेस को गाली नहीं देंगे तो किसको गाली देंगे? मैं तो बार बार कहता हूँ कांग्रेस को तो उनको गाली देना पड़ेगा ना, क्योंकि कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी है। वो कहते हैं आपकी बार 400 पर। अच्छा, खुशी की बात है। तो वो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? जब 400 हो ही गया तो क्यों 75 साल की उम्र में इतना मेहनत करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? जीत ही गए हैं तो आराम से रहें, क्यों इतना जो है। वो जो मुद्दे बता रहे हैं वो बड़े मुद्दे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक खत्म किया। नौकरी मांग रहा है सर, मैं भी घूमता हूँ लोगों के बीच में, लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई कम हो जाए। देखिए, पेट्रोल चला गया 100 पार, सोना चला गया 73,000 पार, डीजल चला गया है 90 पार, ठीक है। बेरोजगारी जो है वो चला गया है 20% पार, महंगाई जो है वो चला गया है 400% पार। अब वो कह रहे हैं 400 पार, तो सुनिए, उनका बोलने का काम है, हम लोग सुनते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि परिवारवाद, तो वो कहते हैं परिवारवाद जो कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ कोई नेता का बच्चा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व गांधी परिवार के पास रहता है। जिनके कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी था वो तो उसमें से कई अभी भाजपा में है, वहीं बैठे हुए हैं। उनका इशारा गांधी परिवार पर है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को, कांग्रेस पर, बाकी परिवार का परिवारवाद नहीं है, सिर्फ उनका कहना है कि कांग्रेस को गांधी परिवार ही कंट्रोल करता है। देखिए, ये हिपोक्रेसी ना देश की जनता समझने लगी है। आप भी इसमें मत फंसिए, देश के मुद्दे का सवाल पूछिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है देश को बताना, ये जरूरी है देश को समझाना। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कब से आप, आखिरी क्यों, और सवाल पूछेगा? अभी चुनाव है, कैंपेन करेंगे। नहीं, कैंपेन कब से शुरू कर रहे हैं और आपके लिए कौन सा राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से होंगे, जनता के बीच जब आप जाएंगे? देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और हम सब का आत्मसम्मान। अमीर का भी आत्मसम्मान, गरीब का भी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान किसी को जो है ना उस पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आज़ाद देश में है, हम सब नागरिक हैं। नेता नेता होता है, जो है सम्राट नहीं होता है, और नागरिक नागरिक होता है, प्रजा नहीं। मोदी बनाम कौन, वो आपके पास नहीं है? इंडिया गवर्नमेंट के पास मोदी बनाम जनता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैया कुमार, जिनका कहना है कि उनके जो मुद्दे होंगे वो महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, और चुनाव होगा मोदी बनाम जनता का। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।